प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ प्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीडीएम का कराची में पावर शो, इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी, शहबाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट से शफाफ इलेक्शन का मुतालबा, नवाज शरीफ की सख्त तनकीद, मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी होटल्स में अमरीकियों को ठहराने पर इमरान खान को लताड़ दिया, बिलावल ने पीडीएम पर हुकूमत को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया, क्या 2023 के इंतखाब से कबल ऑपोजिशन हुकूमत गिरा सकती है? अहम सवाल है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने का मामला, वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग मशीन पर 22 इतराजात उठा दिए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काबीना में इंकशाफ, इमरान खान ने ईवीएम और आई वोटिंग सिस्टम पर इतराजात पर ऑपोजिशन जमातों पर क्या इल्जाम लगा दिया, काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी, अमरीकी तैयारा सैकड़ों फौजी और शहरी लेकर पाकिस्तान आ गया। मगरबी दुनिया का काबुल से इनखला, इस्लामाबाद हुकूमत अहमियत इख्तियार कर गई। तालिबान ने 31 अगस्त के बाद भी गैर मुल्कियों को इनखला की इजाजत दे दी। अमरीकी रॉकेट हमले में 10 मासूम अफगानी मारे गए। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद तालिबान हुकूमत की दुनिया के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे आमिर साहब। जो पहले अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, एक दोबारा से जान आई है पीडीएम के अंदर, और ये जो इस वेव को क्या कहा जाए, इलेक्शन की तैयारी, कोई इलेक्शन से पहले कोई एक्शन हो सकता है, क्या नहीं कोई मैं नहीं समझता हूँ कि जान आई है पीडीएम के अंदर। पीडीएम आप देखें आधी तो वैसे ही पीपल्स पार्टी के निकलने से चली गई, और उसके बाद फिर आज के जलसे में मरियम बीबी नहीं थी, तो मुस्लिम लीग भी आधी आप कर लें। तो ये ज़रूर है कि वो बिल्कुल जो गैर मुतहरक हो गए थे तो थोड़ा सा मुतहरक हुए हैं, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं। बाकी मजमा बड़ा था, मगर ये हैरानगी की बात नहीं है कि वहाँ पे कोई 5-10 हज़ार मदरसा है JUI का सिंध और कराची में, और 1.5 करोड़ का शहर है, और एक मदरसे से भी 1-2 बंदे आए ना तो इतना क्राउड इकट्ठा हो जाता है। ये कोई बात नहीं है, मगर उसकी जो अहमियत है कराची वाले जलसे की वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और खित्ता और पूरी दुनिया का फोकस जो है ना वो अफ़गानिस्तान पे है, और हमारे लिए ख़ास तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं यहाँ पे एक उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में यकसानियत पैदा करें, इकट्ठी हों और उस पर बात करें। और मौलाना ने 2-1 बातें जो आज की हैं वो ख़तरनाक है। उन्होंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनकलाब आ रहा है। अब याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान ने रिसेंटली तालिबान को मुबारकबाद दी है कि जी आपकी, और तालिबान हमेशा से पेरेंट बॉडी उसकी तो JUI ही रही, और तो ये इनकलाब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये वो तालिबान वाला इनकलाब यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछला इनकलाब वो जो धरने निकालने थे और वो जो वोट को इज्जत दो और वो जो सारा जमहूरियत वाला इनकलाब तो ठप हो चुका हुआ है लॉन्ग टाइम अगो। तो अब ये जो इनकलाब जब मौलाना कहते हैं मुबारकबाद देने के बाद, तो ये उसकी अब डिफरेंट एक मीनिंग हो जाए। अच्छा। वैसे बाय द वे याद रहे कि पीटीएम जो है वो बात तो करते हैं, मगर ये JUI जो है ये सारे जो बश्तूनों के साथ जो हुआ है उसका बेकलीदी किरदार JUI का रहा है। और एक ज़माने में ये पीडीएम में और ये एक फटे हुए इकट्ठे भी हो जाते थे, तो वो हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को तो अटैक करते हैं। अभी भी थोड़ा सा मौलाना की तरफ ज़रा उस निगाह से नहीं देखते। ये पीडीएम में जो जिस तरीके से हुआ, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि इसी वजह से कि ये इस वक्त जो जारी है शायद जो है कि आर्मी की, जिसमें आर्मी चीफ तमाम जर्नैल जो है उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया है, और वो इस वक्त मीटिंग जारी है, कई घंटों से उनको ब्रीफ किया जा रहा है, और वो प्रिसाइजली यही ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे हमारे खित्ते में हो रहा है। और दोबारा ये कोशिश की जा रही है कि एक पेज पे पीटीआई और रियासत नहीं, एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है, एक पेज पे पॉलिटिशियंस और फौज आ जाए, इसकी अहमियत। पहले जो अटेम्प्ट किए गए
तो उसमें नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर एक्सट्रीम है, वो ब्लैकमेल की शुरू हो जाता है कि हमारे केसेस ख़त्म करें तो हम तब बैठेंगे। तो पहले इस तरह की जो हैं जो कोशिश थी वो नाकाम गई, और आज भी जो है इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि जी वहाँ क्यों बुलाया, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, छोटे छोटे होते हैं ना, आटा गूंथते हुए लड़की हिल क्यों रही है, वो वाली बातें उस तरह की। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आई एम श्योर वहाँ पे ये अभी इतलाएँ आ जाएंगी, तफसील भी आ जाएगी कुछ वहाँ से, मेरा ख्याल वो जो पार्लियामेंटेरियंस आके शेयर करेंगे, शायद दौरान प्रोग्राम ही अगर ख़त्म हो गया वो वाला, तो हम भी आपको बताना शुरू कर देंगे कि क्या हुआ अंदर। पर जो बुनियादी बात जो बताई जा रही है वहाँ पे हमारे लिए लेटेस्ट जो है वो ख़तरनाक बात ये है कि पहले दाइश ने जो किया हमला, जो सुइसाइडल अटैक जिसमें कि 100 अफगानी मारे गए, 12 अमरीकी 12-13 मारे गए और तालिबान के लोग भी मारे गए, तो आज जो ये जो कल जो रॉकेटों का जो अटैक किया है एयरपोर्ट के ऊपर काबुल के, और उस प्रॉक्सिमिटी में आना, होटल तक एक्सेस करना और एंटी एयरक्राफ्ट उनके पास रॉकेट होना और इसको कर लेना, उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट से जो है ना वो नहीं रॉकेटों का इस्तेमाल कर लेना, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका उन्होंने कहा कि एंटी एयरक्राफ्ट जुड़ गया, मगर अमेरिका भी बहुत परेशान है उस बात से कि ये कैसे हो गया। और हमारे लिए जो कि आई एम श्योर इस वक्त ब्रीफिंग में बात हो रही, सबसे परेशानी की बात ये है कि पहले थी ISIS, आइसिस कह लें, दाइश, अल इराक और अल शाम, फिर उन्होंने दाइश अल खरासान बनाई। खरासान जो तारीखी तौर पे वो था, वो ईरान के कुछ हिस्से, कुछ सेंट्रल एशिया के, अफगानिस्तान के, कुछ पाकिस्तान के और कुछ इंडिया के भी। अच्छा, ये भी याद रहे कि कश्मीर और नॉर्थ इंडिया जो आजकल का है उसके भी हिस्से उस खरासान में शामिल थे। मई में उन्होंने दाइश अल पाकिस्तान का एक चैप्टर भी अनाउंस कर दिया गया। अच्छा, और फिर ये इतलाएं जो आ रही हैं कि TTP और इस तरह के जो अफगान तालिबान के भी जो नाराज हिस्से हैं वो दाइश में जा चुके हुए हैं, और दाइश का एक बड़ा जो हैयत है उसके मतलब बड़ी चहमगोइयाँ हैं, बड़ी थेरियाँ हैं। मैं कोई अपनी नहीं दे रहा, ये जब हामिद करसई साहब ने ये जब कुछ अर्सा पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब ये अमेरिकी जो है ना अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स में लाए हैं, इन्होंने लैंड किया है। अच्छा। तो ये नहीं पता कि वो कैसे लाए, अगर लाए भी थे तो अब वो अमेरिकी खुमियाजा भुगत रहे हैं। और अमेरिका में इस बात पे बहुत लहदे हो रही है कि ये जब से उनके 12 लोग मारे गए हैं, ये रॉकेटों का हमला है, और आगे का समझ नहीं आ रही कि कल जिस तरह आपने कहा, क्योंकि अभी सब डोमेस्टिक जो है ना इंटरनेशनल उससे जुड़ी हुई है और काबुल से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं PDM तो ये होता ही रहता है, हर कोई PDM इज डायरेक्टली लिंक टू व्हाट इज हैपनिंग इन काबुल। और काबुल में ये है 31 के बाद से समझ नहीं आ रही कि वो अमेरिकन टोटली जो है उसका कंट्रोल छोड़ देंगे। अभी लास्ट लाइन ये आ रही थी कि कतर और टर्की वगैरह को दे देंगे, हो सकता है हमारा भी उसके अंदर कोई हिस्सा हो, मगर ये पूरी दुनिया के लिए जो वहाँ की जो सूरत हाल जो छोड़ के वहाँ पे एक मैस जो है पूरी दुनिया में इफेक्ट हो रही है, हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। और उसके दौरान में मेरा ख्याल ये जितनी के गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी ये जो बहुत ज़्यादा सख्त बयानियाँ और सख्त जो इनके रवैये होते हैं, ये वो हालात हैं जिसमें लीडरशिप का टेस्ट ये है कि ऐसे मौक़ों पे अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उस वक्त में इतनी ज़्यादा वहाँ पे आपस में पोलराइजेशन बरतानिया में हुई भी थी, वह ख़त्म कर कर आके जनाब उन्होंने कहा नहीं जी एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी की थी, चर्चिल साहब को लेके आ गए थे। उन्होंने 3 अमेरिका की तारीख में सिर्फ वाहिद FDR जो थे, जो रूजवेल्ट साहब, उनको 4थी एक्सटेंशन भी दे दी थी। उनका जो इलेक्शन छोड़े, ये क्राइसिस इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ इमरान खान साहब को भी यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है बड़ापन, यहाँ पे फ़ौज को भी दिखाने की ज़रूरत है कि इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा है, वी शुड रियलाइज इट, ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ और हमारे सर्वाइवल का मसला है और अपोजिशन को भी दिखाना चाहिए। ठीक है क्लास साहब, एक तो ये कि जो PDM का आज पावर शो था वो अपने इंडिविजुअल मेरिट पे उसको कैसे असेस करेंगे, जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि इसका बड़ा रेलेवेंस है स्पेशली विद द ब्रीफिंग जो इस वक्त चल रही है और जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस वक्त पे कि हुकूमत
फौज और ऑपोजिशन, इस तरह के जहां पर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आए या इस तरह के इश्यूज जो नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो फिर वहां पर एक पेज पे होना ज़रूरी है। आज लग रहा है कि एक पेज पे हैं। पहले मैं तो वैसे इन एक पेज वाली फिलासफी पे मेरा बड़ा रिजर्वेशंस हैं। अच्छा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब भी कोई पावर्स, हुकूमतें, स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे आ जाएं तो अल्लाह के फजल से नतायज कुछ और ही निकलते होते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो एक पेज की थ्योरीज हमने बड़ी वो प्रमोट करके देखी हुई हैं और उसका अल्टीमेटली बड़े नुकसानात भी हमने फेस किए हैं, वो किसी और बात के लिए रख लेते हैं। ठीक है। जो कराची का है मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ, वो बड़ा एक उसमें पहले तो ये बात है कि कराची अभी इतनी बड़ी सवियर किस्म की, खौफनाक किस्म की कोरोना की उससे निकला है, अभी भी नहीं निकला। मेरा ख्याल स्टेट डेंजरस देयर, दाद दें इन लीडरान को भी दें, सारे शामिल हैं ना, ये भी तो कर रहे हैं ना अपने जलसे जुलूस, हुकूमत भी कर रही है, लगी हुई है, इनके भी जाते हैं वहाँ पे, ये भी इन पे भी इल्ज़ामात लगते हैं कि आपने कौन से अपने बंद कर दिए थे, आप भी तो वहाँ कश्मीर में आप भी सवाद गिलगत वगैरह करते रहे। उन्होंने भी वो कराची पहुँच गए और अभी कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है, असद उमर साहब ने दी थी, ये पिछली भी कैबिनेट जो ये कोई जो उसकी चीज़ें मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में बड़ा खतरा है फलां डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, कि पंजाब में आपको लगता है कि कोई इस तरह का अलार्म हो, ऐसे कराची में हुआ है सारा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, लॉकडाउन हुआ, चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, ये सारे के सारे ये पहुंच गए हैं कि वहाँ पे कराची में रिलीफ थोड़ा सा लोगों को मिला भी है, उनके पास वेट नहीं है। हालांकि इन सबको ये हो चुका है कोरोना एक दो दफा। इनमें से बहुत सारे लीडर, शहबाज शरीफ साहब को मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ, मेरा ख्याल अगर गलत के नहीं कह रहा, मौलाना फजल रहमान साहब को हुआ है, एहसन इकबाल साहब को हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सबको हो चुका है। लेकिन ये बहादुर है, मैं ये बताऊं, वो कहते हैं बेशक कुछ होता है, खुदा ना खास्ता हो जाए, लेकिन ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये ब्रेवरी है ना, बहादुरी है ना, बहादुरी और बेवकूफी में बड़ी थिन लाइन है। थिन लाइन, जो बहादुर होते हैं ना, या जो आप कहे बेवकूफ ही होते, उन्हीं को कहा जाता है बहादुर। समझदार आदमी जो है ना, वो बहादुर नहीं होता। खैर, उन्होंने वहां पे क्राउड इकट्ठा कर लिया, सब कुछ हो गया सारी। अब 3-4 चीजें हैं पीडीएम को, जैसे आमिर ने कहा कि इस वक्त आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, दुनिया भी नहीं सुनेगी और कोई लोग भी नहीं सुनना चाहते। वो सारे फोकस जो है रीजनल, जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहां पे हो रहा है। 3-4 मतलब पीडीएम में बच क्या गया है उसमें, आपने कोई एक चीज जो लोगों को, अपने वर्कर्स को उम्मीद दिलवाई थी, एक आपने पूरी नहीं की। व्हाई शुड पीपल बिलीव इन न्यू स्लोगन्स। आपने कहा कि हम यहाँ पे इस्तीफे देंगे, आपको जरूरत ही नहीं हुई इस्तीफे देने की, आप वही जैसे सेनेट में इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए, बाई इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए, आप तो सिस्टम से आउट हो रहे थे। आपने कहा कि हम लॉन्ग मार्च का, जनवरी की डेटें दी हुई थी जो गुजर गई है, आपकी वो लॉन्ग मार्च भी ना हुआ, जनवरी की डेटें भी गुजर गई। इसमें से 3-4 लोगों ने उठाए हैं फायदे। मेन एक तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ा बिग बेनिफिशियरी है ना, जो मैं समझता हूँ पीडीएम का, 2-3 है। मौलाना इज द लूजर। अगर मौलाना साहब ने ये जो जलसा जुलूस किया, अपने आप को रेलिवेंट करने की उन्होंने कोशिश की है, वो मैं उस पर भी आता हूँ। उसमें सबसे बड़े जो लूजर है उसमें बनते हैं वो मौलाना साहब बनते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, या नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद हो आइसोलेशन में ऑपरेट कर रहे थे, जेल में बैठे थे, आइसोलेशन में थे, उन्होंने दोबारा अपने आप को लिंक कर लिया है मेन स्ट्रीम के साथ, कि इनके जलसे जुलूसों को खिताब करना शुरू हो गए, उनको बेनिफिट हुआ है। नंबर 1। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहब को उन्होंने लॉन्च किया है एज द लीडर, वो पीडीएम के फोरम से हुई है, वो बड़ी लीडर बन चुके हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो अब अच्छी तकरीरें भी करती हैं, उन्होंने सारा कुछ भी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने आके एस्टेब्लिशमेंट पे अपना गुस्सा निकालना था, नवाज शरीफ साहब ने वो कथारसिस करना था, उन्होंने इसी पीडीएम के जलसे में से निकालना। इवन जब गोजरावाला में इन्होंने आगे जनरल फैज साहब पे और जनरल बाजवा साहब पे तनकीद की नाम लेके, तो बड़े करीबी जराए कहते हैं मौलाना साहब वाज मैसिवली अनहैप्पी कि इन्होंने हमारा फोरम यूज कर ले। क्या किया है, यही वजह थी कराची में इनको मना कर दिया गया था, जब कराची में उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपना जलसा करवाया था कि आप यहाँ पे तकरीर नहीं करेंगे, उन्होंने कराची में तकरीर नहीं की थी। बाद में महमूद अचकज़ई साहब ने कंपनी क्वेटा लेके उन्होंने क्वेटा में की थी। अब चौथा फायदा हुआ नेशनलिस्टों को हुआ है, जो बलोच या पख्तून है, उन्होंने आके पंजाब में खड़े होकर पंजाबी को गालियां दी हैं, इसी पीटीएम के फोरम से दी हैं। आपको याद होगा संजार साहब ने, बाकी उन्होंने ठोक बजा के जो पंजाबी को गाली दे सकते थे उन्होंने, मैं फायदे बता रहा हूँ किस किस को क्या मिला है, उन्होंने अपने सारे पीपल्स पार्टी ने अपनी डील मार ली, लिहाजा वो उसमें से निकल गए हैं। हम क्यों आपके सिस्टम में हैं, हमारी अपनी 12-14 साल से हुकूमत है, हमारा खांचा चल रहा है, एक हमारे पास वहाँ पे पूरी स्टैब्लिशमेंट है, पूरा सिस्टम है, हमारे वर्कर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, माल पानी चल रहा है, तरक्की भी सब कुछ हो रहा है, साथ में सेनेट में भी उनकी खासी उनकी अक्सरियत है, वो भी बेनिफिट मार के, डील मार के बच गए। मौलाना वही बात कि मौलाना साहब आपके पास क्या है, वही जो मैं उसकी मेरे पास माँ है, उनके पास मदरसे हैं, जब भी दिल चाहता है वो आके मदरसों के बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले जब ये लेके आए थे, धरना लेके आए थे, मौलाना साहब अकेले लेके आए थे, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी भाग गई थी, उसमें नवाज लीग भी नहीं आई थी। याद है मौलाना साहब बेचारे यहाँ पे रो रहे थे और
अच्छी खासी वो कहते थे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ इन्होंने लाहौर में भी नहीं आए थे, आपको याद होगा, इन्हीं के नवाज लीग काफी जल्द से मिस किए, वो नहीं हुए, यहाँ पे नहीं है। सो मौलाना की तो उस वक्त अकेले न्यूज सेंस इतनी बन गई थी, उन तमाम को हाईजैक करा ले इन 3-4 बड़े प्लेयर्स ने। अच्छा, मौलाना साहब जो फंसे थे, जिस वजह मौलाना समझते हैं कि मैंने इनको फंसा लिया है, और जो आमिर साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी जब पब्लिक टीवी पे थे कि मौलाना के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, नैब ने वारंट जारी कर दिया था, प्रॉपर्टीज निकल आई, मौलाना ने कहा जनाब कि इससे पहले ये मुझे पकड़े, मैं इनको इकट्ठा करके उनके आगे कंधों पे फायरिंग करता हूँ। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल, तो यूज कर रहे थे ना यहाँ पे। अब मौलाना साहब को इस वक्त जैसे आमिर ने कहा, बड़ी सही बात है, इस वक्त कौन सुनेगा इनकी, पूरी दुनिया फंसी हुई, अफगानिस्तान में फंसी हुई है, पूरे का पूरा मुल्क हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ। उन्हें ये लगता है जो डेलिकेट लाइन है कि ये बड़े दिनों से लोग मौलाना को भूल गए थे, अब तालिबान आ गए अफगानिस्तान में, जिसका हम सब कह रहे हैं कि इसकी यहाँ पर एक परकर्शंस होंगी। ये अपने आप को तालिबान का गॉड फादर कहते थे, समझते भी थे कि जनाब कि हाँ मेरा बड़ा इम्पैक्ट है, हमारे मदरसे से लड़के गए हैं, सारे कुछ गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन जो है वो पावरफुल होगी, वो बढ़ेगी, यहाँ पे TTPN कंपनी, लोग कहेंगे यहाँ पे जो एक हमारा मजहबी एक यहाँ पे तबका है, अगर अफगानिस्तान में सारी चीजें तालिबान कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। अब उनको लीड कौन करेगा, किसके पास पावर होगी, क्लाउड कौन होगा। सो मौलाना साहब ये भी अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं कि हजूर कल को अगर यहाँ पे तालिबानाइजेशन के असरात आएंगे, कोई बहुत बड़ा तबका यहाँ पे समझेगा कि अगर अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन ला सकते हैं तो हम भी, जैसे पहले कोशिशें की गई थी TTP के जरिए सारे के हुए, ये तो उन्होंने, आपको याद होगा हामिद मीर साहब का कॉलम था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा था कि बैतुल मसूद जो है, जो TTP के थे, वो पार्लियामेंट लॉजेस में आके मौलाना के पांव दबाते थे, ये उनके कॉलम में है, और मीर साहब आई होप के इस बात को एंडोर्स करेंगे। सो वो जो उनके पास क्लाउड था, पावर थी, मौलाना को ये फील होना शुरू हो गया है कि मैं वो पावर क्लाउड कल को दोबारा अपने हाथ में ले सकता हूँ। बैतुल मसूद अगर आके मेरे मिल सकता है, मेरे शकीर्दों में शामिल हो सकता है, या बाकी लोग हैं, तो नई जो लाट अगर TTP की निकलती है, या जो तालिबानाइजेशन फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान में, अब वो ये मैसेज भेज रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा सर, जो अब हमसे बात करें, अगर कल को ये चीजें होंगी तो रेलिवेंट अब हम हैं, अब हम आपको हमारे से करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में आपने TTP को कुछ वो करना है, या आपने तालिबानाइजेशन का कोई चीजें करनी है, अब मौलाना साहब अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं। सो उनके जहन में इस वक्त एक बिगर गेम है, वो जो इन्होंने कहा ना अफगानिस्तान में चेंजेस चाहिए, उन अफगान चेंजेस को मौलाना साहब पाकिस्तान में कैच कराने की कोशिश करेंगे कि तालिबान को भी एक अदद पॉलिटिकल फेस चाहिए, जो उनका केस मीडिया पे भी लड़े, उनका केस पार्लियामेंट में भी लड़े, उनका केस जो है TV शोज में भी लड़े। और आपको याद हो लास्टली जो लड़ते रहे हैं माजी में, इन्हीं तालिबान का सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन थे, इन्हीं के आगे डिफेंड करते थे, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे सपोर्ट देते थे, बचाते थे, वो मौलाना फजल रहमान साहब और इनकी पार्टी के लोग थे। लिहाजा इस वक्त आने वाले दिनों में माई व्यू मौलाना साहब जो है अपने आप को बड़ा रेलिवेंट और पावरफुल प्लेयर के तौर पर वो सामने आएंगे। इसको सर मजीद भी एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, और इसके अलावा काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी भी बतानी है, और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, अगेन हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स उससे किस तरह इफेक्ट हो रही है, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, मौलाना रेलेवेंट हो गए हैं, ये जो बिगर पिक्चर है इसमें, ये आपको लग रहा है आज PDM की जलसे की ये बड़ी जो रेलेवेंट हुए हैं, ये पता नहीं कि वो डेंजरसली हुए हैं या पॉजिटिवली हुए हैं या नेगेटिवली हुए हैं, ये वक्त है, मगर वो बड़ी डेंजरस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। डेंजरस इसलिए चल रहे हैं कि मौलाना का एक माजी रहा है कि मौलाना ज़ाहिर है, पहले तो वो मैंने जैसे कहा कि JUI जो थी वो पेरेंट पार्टी थी तालिबान की, बाद में ये क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की साइड के आदमी थे तो ये उनकी रॉन्ग साइड पे आ गए थे, इन पे 2-4 हमले हुए थे, ये फिर उनसे बड़ा दूर चले गए थे। और अब क्योंकि हालात बदल गए हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, तो उन्होंने ये बीच में एक जो मुबारकबाद का लेटर भेजा ना, तो एक तो उनको पैगाम दिया है, और फिर ये यहाँ पे बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, ये यहाँ भी पैगाम दिया है कि भाई साहब मैं अब इम्पोर्टेंट हूँ। मगर इसका जो PDM का एक और इम्पोर्टेंट है, ये देखा जाएगा कि ये इनको ये वाला यहाँ पे ज़माने बदल गए हैं ना, एक ज़माने में ये वाली इंकरेजमेंट किया, यहाँ ऑलमोस्ट मोर और लेस कंसेंसस है
यहाँ पे तमाम पार्टीज़ को जो हमने ये कंसेंसस APS के बाद बन गया हुआ था कि नहीं जनाब इस मुल्क में ये हमने तालिबानाइजेशन ही हमारी सारी सब पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, उनके लोग हम बढ़ा के बैठे हुए हैं, कम से कम यही नज़र आ रहा है और ये जनरली आपको यही इंप्रेशन मिलता है। तो मौलाना इसमें लोन रेंजर होंगे। ख़तरनाक बात यह जो इसके अंदर सवाल उठता है वो ये है कि शहबाज शरीफ का वहाँ पे होना TDM पे मौलाना के साथ और उनकी किसी बात पे अब ये नहीं समझ आता कि मौलाना, वरना तो ये समझा जाना था कि मौलाना शहबाज शरीफ मुफाहमती ग्रुप है ना, कि मौलाना मुफाहमती ग्रुप में चले गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब मज़ामती ग्रुप में आ गए हैं। ये क्वेश्चन है। गो के शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो 2023 के जलसों की, वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो आगे आ जाएं, तो वो उनका दरमियाना है। मेरा नहीं ख्याल है वो मज़ामती ग्रुप में गए हैं, मगर उनका वहाँ पे होना उनको पता नहीं चला या नहीं चला कि ये जिस तरीके से क्लासर साहब ने इस सारे की तशरीह किया है, लोग PDM पे कर रहे हैं। ये PDM नहीं, इस वक्त जो है एक तालिबान की पेरेंट पार्टी का, जबकि अफगानिस्तान में वो चल रहा है, इस तरीके से जल करना और उनकी बड़ी जुबानी गुफ्तगू दोबारा कुछ लोग उनकी तकरीर करें, वो बिल्कुल वो मैसेज बाहर भी उनको अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, यहाँ भी भेज रहे हैं और वो बिल्कुल जो कि बाकी हमारे सारे तबके, सिविल, मिलिट्री, रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस जो कहना चाह रहा है वो उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। सो ये उनको मेरा नहीं समझ है कि इस तरीके से अलाउ किया जाएगा। ख़ास तौर पर उनका ये ताना देना इमरान खान को कि जी देखिए इन्होंने अमेरिकन जो है ना लोगों को होटलों में ठहराया हुआ है और कहा था कि मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि बड़े लोग ये ताना दे रहे थे कि जी एब्सोल्युटली नॉट। तो आप देखें ना वो उनको फैसिलिटेट किया गया है। मैं समझता हूँ हम कोई जुनूनी तो नहीं है, हमने ठीक है वहाँ भी कुछ कर रहे हैं, हम सबको लेके साथ चल रहे हैं। हम अमेरिका के साथ ना जंग करना चाहते हैं, ना हमारे मुफाद में है और ये एक इंसानी हकूक़ का बहुत अच्छा तकाजा था और हमें करना चाहिए था। और कि बिल्कुल सारी दुनिया भी तारीफ़ कर रही है कि सिर्फ अमेरिकन नहीं है, बाकी भी जो हमने 20-25 हज़ार लोगों को फैसिलिटेट किया है, जो मज़ार शरीफ से यहाँ जहाज़ आए हैं और कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ से हम उनको उनके मुल्कों में भेज रहे हैं, एक पॉजिटिव रोल कर रहे हैं। इसको दुनिया देख भी रही है, सराह भी रही है और इंसानी हकूक़ के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये इस मौके पर जनाब, और ये तालिबान खुद ये कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने 31 स्टेप किया हुआ है ना कि फैसिलिटेट हम खुद कर रहे हैं कि जनाब अपने अपने जो जहाज़ लेके जाने आप, बल्कि जितने बंदे ले जा सकते हैं ले जाएं। तो वो भी यही कर रहे हैं। हमारा जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी, तो शायद जो बहुत ज़्यादा हमें टारगेट करने के जो लोग मंसूबे बना रहे थे, इससे थोड़ा सा हमारा मुस्बत रोल मेरा ख्याल उजागर हुआ है और ये बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं। मौलाना साहब का ये ताना देना जो है बनता नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में अब अमेरिका ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है, वरना तो ये उनसे वो विकीलीक्स में आया हुआ है जब ये कहते थे जी मैनू प्राइम मिनिस्टर बनाओ। मलिया लोधी साहब साथ थी हैं, कह रहे थे ना मेरी तरफ भी गौर करें, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, डिलीवर करके देता हूँ, तालिबान डिलीवर करके देता हूँ। तो ये हालात बदलते हैं, स्टेटमेंट भी बदलती हैं, गिरगिट की तरह लोग चेहरे भी बदल लेते हैं, पर जो चीज़ नहीं बदलती वो है अवाम की फिकल मेमोरी, छोटी मेमोरी, इनके बकौल वो जो गंजनी सिंड्रोम है ना वो नहीं जाता। अच्छा अखलाक साहब, एक तो ये भी ज़रा सा वाज़े कर दीजिएगा, आपने आई एम श्योर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन पे बात करनी है, लेकिन ये जो मरियम की तरफ से इधर और होता है, यानी या तो शहबाज शरीफ होंगे या मरियम होंगी, ये क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं दोनों एक साथ? जरा आमिर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है अमेरिका के हवाले से। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के लोगों को, एक हमें यह था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलता क्यों नहीं है, अब निकल गया तो हमें परेशानी पड़ गई कि निकला क्यों है हमारे ऊपर, उसकी रिपरकशंस आती हैं, पूरी हमारी पॉलिटिकल एलीट भी डिस्टर्ब है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी डिस्टर्ब। 20 साल तक हम निकालने की कोशिश करते रहे, अब वो निकल के जा रहे हैं। अब हम उनको फैसिलिटेट नहीं करना चाहते निकलते हुए। क्या अड्डे देना फैसिलिटेशन में फर्क है ना सारे। दूसरी बात यह है कि क्या आपने अपने आप को पल्ले नहीं धेला कर दी फिर मेला मेला। पाकिस्तानी कौम का भी अजीब मिजाज, अजीब चीजें हैं कि टक्कर लेनी है जी किसके साथ, ये अमेरिका के साथ नहीं। खुद को अगर आपने अफगानिस्तान पे लेवल पे लेकर जाना है टक्कर लेके, आपका ख्याल है हालांकि ये 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो फिर वो नहीं भुगत सकते आप, 4 रुपए मिर्चों की कीमत बढ़ जाए, किसी और चीज़ों की बढ़, दिन रात महंगाई की बातें करते रहते हैं। डॉलर आपका 166-67 तक वो पहुंच चुका है। जो टक्कर हम लेने जा रहे हैं, आपको दुनिया जब तक इमदाद ना करे, IMF से पैसे ना मिले, उनके बगैर आप चल सकते हैं? अमेरिकन के बगैर आपका IMF वहीं पर बैठे हुए हैं,
आपको वर्ल्ड बैंक वहीं से आपको सपोर्ट दे रहा है। बहुत सारी आपको बायलैटरल जो है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ट्रेड जो है, जो कंसेशन की आपको अमेरिकन ने दी है टेक्सटाइल की, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आपको जो है अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ये गल्फ आपकी कंट्रीज के बाद वो अमेरिका से आती हैं। आपके बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स वगैरह चीजें वहीं रहते हैं, लाखों हमारे शहरी अमेरिका में रहते हैं। और हम इस मौके पे आते हैं जनाब, ये 2-3 दर्ज, और मैं तो बड़े बड़े यहाँ पे एंकर्स को देख के रहा हूँ, पॉपुलर लोगों को इस वक्त आके जो मिलिटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, या लोगों को फंडामेंटलिस्ट, या उनको आके इनटॉलरेंट, ये पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा हाथ है इसमें। मैं एंकर्स की दे रहा था, बहुत सारे वो जो है हमारे इस पे ट्विटर पे वो तस्वीरें लगा के, ये पाकिस्तानी कौम को ये इस लाइन पे लगा रहे हैं। कल को सबसे पहले ये भागने वालों में होंगे, इनके पास वीजे भी हैं, बाहर की नेशनैलिटीज भी, ये भी बता दूं मैं आपको, पाकिस्तानी कौम को ज्यादातर वही लोग हैं, इनके पास फॉरेन नेशनैलिटीज भी हैं, इनके पास ये पैसा भी है, और इनके पास टिकटें भी हैं, बैरून मुल्क जदादें भी हैं। ये जनरल और सिर्फ सियासतदान नहीं है जिनके पास ये नेशनैलिटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साफी भाइयों के पास भी है। ये सबसे पहले भागने वाले ये लोग होंगे, ये जो आज आपको लगा रहे हैं ना, चढ़ जा सोली राम भली करेगा, टक्कर जाए जनाब, कि आप उनको कहें भाई आप अगर ट्रांजिट दे, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो एक दूसरे को ट्रांजिट नहीं देता? अगर यहाँ लुटे पुटे जान के खतरे में यहाँ आ रही है, हमारा यूनाइटेड नेशंस के चार्टर साइन किए हुए, वैसे ही इखलाकी तौर पे हमें करना चाहिए। अखलाकी के हट के आपके मिलिट्री के, उनके आपके दर्जनों मुहैदे हैं, आपके अमेरिका पाकिस्तानी मिलिट्री के मुहैदे हैं सारे। सोचिए जो यहाँ पे ट्वीट्स लेने के लिए, रीट्वीट्स लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, बल्ले बल्ले कराने के लिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट बनाने के लिए, मुहिब्बुल वतन बनाने के लिए, हमारी मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एंकर्स लगे हुए हैं कौम को मजीद इसी पे लगाने के ताल्लुक, लेकिन ये नहीं मालूम है कि इन सबके पास, मैं फिर कह रहा हूँ, जो उसमें कोई 2-4 दाने निकले तो मुझे इन सबके पास इनके पासपोर्ट चेक कर लें, अमेरिका के भी वीजे हैं, इनके पास ब्रिटेन के भी वीजे हैं, इनके पास पासपोर्ट हैं, कौन को जरा मैं कह रहा हूं, वीजा तो ठीक है, सेनेटी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अब इनकी बातों में ना है, ये जो आपको ट्विटर पे तस्वीरें करके ट्वीट कर रहे हैं, इनको अपने पासपोर्ट जरा ये चेक तो करवाएं कि आगे पीछे से निकलते कौन है, मरवाने के लिए आपको आगे कर देंगे। ठीक है, सेनेटी का मुजाहरा करने की जरूरत है। और इसके अलावा बात करेंगे काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी पर भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे काबीना की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है उसके बारे में। क्लास साहब बताइएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता लगनी चाहिए? कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टोरी आपके साथ एक्सक्लूसिव एक शेयर कर रहे हैं कैबिनेट के इजलास की, कि आजकल इमरान खान साहब तमाम, हो सकता है दुनिया फंसी हुई हो, अफगानिस्तान में फंसी हुई हो, तालिबान में फंसी हुई हो, अमेरिका, यूरोप, तुर्की, कतर, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, इमरान खान साहब के जहन पे एक इशू सवार है। अगर आप कैबिनेट की चीज़ें कुछ देखें, उनकी प्रोसीडिंग देखें, डिलिब्रेशंस देखें, वो उनका वहाँ से तिलावत के बाद जो पहला एजेंडा होता है कैबिनेट के इजलास का, वो ये होता है, 2 लोगों को उन्होंने बिल्कुल अटेंशन किया हुआ है कि आप अपना खाना पीना छोड़ें, सोना जागना बंद करें, मुझे आपने हर हफ्ते ब्रीफ करना है कि इस पर क्या काम हो। एक है बाबर अवान साहब, ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, एक उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि सुबह शाम आपने बाकी कोई काम नहीं करना, आपने बैठ के मुझे रिपोर्ट करना है। और बाबर अवान साहब भी सारे काम छोड़ के वो गो गेटर्स हैं। आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब को भी इसी तरह चीज़ें डिलीवर करके देते थे, इमरान खान साहब को भी डिलीवर करके देते हैं। बाज़ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल आप उनको कहें कि ये करके दें, वो आपको करके देंगे। बाबर अवान साहब उन्हीं में से हैं, वो फिर उसमें रियायत नहीं करते। तो आजकल बाबर अवान साहब को टास्क मिली हुई है। साथ में जो मेरे इंतहाई पसंदीदा और मेरे फेवरेट वजीर जो हैं वो हैं आजम स्वाति साहब, उनके जिम्मे लगाया है। उन्होंने जोड़ी बनाई और आपने बना दी जोड़ी आमिर साहब। एक बाबर अवान साहब की है, ठीक है सर, एक बाबर अवान साहब की है, साथ में जनाब आजम स्वाति, बल्कि उनका नाम बशीर अहमद अल मरूफ आजम स्वाति, असल नाम बशीर अहमद है उनका, वो जिन पे इतने बड़े स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। खैर, उनके जिम्मे ये लगा हुआ है पिछले कोई 3 महीने से ऑनवर्ड कि आपने इस वक्त हमें यह बताना है कि ई वोटिंग मशीन जो है ना वो कहाँ तक पहुंची है, और ई वोटिंग के जरिए हमने अगला इलेक्शन कराना है। कुछ भी हो, जैसे कैबिनेट की जो पहला मेन एजेंडा होता है तिलावत के बाद, जैसे मैंने कहा वो ये होता है, और दोनों जो है वो ब्रीफिंग देते हैं। उसमें ये आजम स्वाति साहब अलग से देते हैं कैबिनेट को ब्रीफिंग, बाबर अवान साहब जो है वो उसमें अलग से देते हैं। अब उसमें आ रहा है कि एक उसमें कैबिनेट में पिछले दफा एक बड़ा अहम इशू बताया गया है जो ब्रेक किया गया। अब जो उनकी राह में रुकावट है सबसे बड़ा, एक तो अपोजिशन पार्टीज तो हैं, सो हैं, वो तो हमें समझ आ रही है, वो रिजेक्ट कर चुके हैं सारे वो जो कर रहे हैं। अब जो रुकावट आ रही है वो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने इनको कोई 22 नुकात या ऑब्जेक्शन जो है ना उन्होंने बनाकर भेजे हैं। जो मशीन उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ पे लाना चाहते हैं
उसकी जो है वो ये है। और पहले ये फैसला हुआ था, आपको याद होगा, स्टोरी हम ब्रेक कर चुके हैं, कि टोटल इनको जो मशीनें चाहिए वो तकरीबन बिलियंस ऑफ रुपीज़ में जाना था। 2-2 लाख रुपए की एक मशीन इनको पड़ने वाली थी, वो बहुत बड़ा बजट बना था। इन्होंने कहा जनाब हम लोकली तौर पर बनवा लेंगे, पाकिस्तान मतलब होगा कोई, हमने तो कभी नहीं सुना कि इतने काबिल लोग भी हमारे यहाँ हैं, बड़ी खुशी होगी अगर हैं तो, कि जो मशीनें बना सकते हैं जिनसे इलेक्शन करवाया जाएगा। सो लोकली तौर पर इन्होंने कोई मशीनें डेवलप की हैं। अच्छा। उन्होंने जो 22 इनको एतराज़ात भेजे इलेक्शन कमीशन ने, उस पे कैबिनेट को बाबर अवान साहब जो हैं और बाकी, तो उन्होंने कहा जनाब मैं उनके एतराज़ात जो है ना मैं उनके दूर करूंगा, मैं उनके जवाबात लिख के दूंगा आपको, डोंट वरी, हम बैठे हुए हम कर लेंगे। ठीक है। इसके साथ ही बाबर अवान साहब ने, आपको पता है, आउट ऑफ द बॉक्स उनके पास बड़े सोल्यूशन होते हैं, हर मसले का हल उनके पास कोई ना कोई जरूर वो उसका रखते हैं। उन्होंने कहा जनाब बाकी तो बाद में होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा इनको कैबिनेट में, उन्होंने कहा जनाब कि ये अपोजिशन पार्टी जानबूझ के रुकावट कर रही है, ये रुकावट पैदा कर रही है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये क्योंकि करप्ट सिस्टम है, धांधली होती है, फ्रॉड होते हैं, लिहाजा ये चाहते हैं कि वो जो सिस्टम पुराने वाला है ना, धांधली वाला, वही चलता रहे, उसी धांधली के जरिए हम जीत जाएंगे, तो लेकिन हम इनको मशीनों के जरिए हराएंगे। उन्होंने कहा इस पर बात होगी। तो बाबर अवान साहब केम आउट विद द आइडिया, उन्होंने कहा जनाब अगले बार के इलेक्शन हो रहे हैं, हम जो बार के इलेक्शन जो है ना वो इन्हीं मशीनों पर करवाएंगे। अच्छा। हाँ, पहले सारे फोड़े हैं पूरी कौम ने एक दूसरे के, अब बाहर वालों की बारी लग गई है। वकीलों को आपको पता है उनको मनाना या किसी बात पे कैल करना कोई इतना सौखा काम तो है नहीं, लेकिन बाबर अवान साहब ने ये आइडिया दे दिया है कैबिनेट को कि अगले ये जो उनके बाहर के इलेक्शन आएंगे ना वो हम इन्हीं ही मशीनों पे करवाएंगे, इन्हीं मशीनों के जरिए पता करेगा, विद सेकंड जो है ना वो नतीजा उसके आ जाएंगे। लिहाजा वकील भाई है ना जो मेरे पूरे पाकिस्तान के, वो तैयार रहें कि अब उनके अगले इलेक्शन जो है ना वो इसी पे होंगे। अब देखना यह है कि इसका रास्ता क्या निकलता है। आमिर साहब से पूछें कि इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो मानने को तैयार नहीं है, अपोजिशन पार्टीज मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने 3-4 महीने से मुसलसल जीरो इन किया हुआ है कि नहीं भाई हम ये इसी पे ही करवाएंगे। अच्छा आमिर साहब, ये सबसे ज्यादा इमरान, ये बताइए उनकी इमरान खान की प्रायोरिटीज में क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आती, या ये खैर समझ तो बहुत आती है, मगर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जहाँ माल पानी का मसला होता है, जहाँ परचेजेज होती हैं, उस इंक्वायरी में या उस परचेज में ये अपने आप को या खुद घुसेड़ लेते हैं या इनको घुसेड़ लिया जाता है कि पहले वो तेल का मसला ये जो चल रहा था, ऑयल कंपनीज एंड फलानी फलानी पेट्रोलियम रिलेटेड जो है ना, इनको मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ उसका, सारी उम्र मैं तो तेल का ही काम करता रहा हूँ। उस इंक्वायरी के अंदर बदोबदी जनाब ये पता चला, पहले डाला था बाद में इनको निकाल लिया गया, पहले ये इन्होंने अपने आप को पेश किया। जो इस तरह का अब ईवीएम जो है, अब कहाँ रेलवे, कहाँ जो है ईवीएम, इसमें भी ये आ गए हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और एक आदमी जिसने एक जाली $1 मिलियन का नोट चला दिया हो, उसको आप ये माल वाली कामों से खुदा के लिए दूर रखें। ये एक इतना बिल, एक दूध का इतना बड़ा एक कटोरा है और आप ढूंढ ढूंढ के एक बिल्ला जो कि डोन बिल्ला है उसको ला ला के ना उसके अंदर डुबकियां लगवा रहे हैं कि पी ले पी ले, फिर कहते हैं कि वो वाला है। मेरी सिर्फ एक पॉलिटिकल इसमें बात है, ईवीएम से शायद मैं मुत्तफिक हूँ, शायद बहुत अच्छी चीज़ हो, शायद ये मैं कह रहा हूँ बेस्ट थिंग इन पाकिस्तान, पर मुझे एक बुनियादी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ नहीं आती है कि इस पर अगर कंसेंसस नहीं होगा, जैसे किसी अपोजिशन अगर नहीं मानेगी तो पहले ही हमारे यहाँ सारे इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर बाबर अवान साहब के पास कोई ऐसी है गिद्दड़ सिंगी कि वो मना लेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता मना पाएंगे, मगर ये 110% भी ठीक हो, बहुत अच्छी हो और ये मना हो और जो मर्जी हो, अगर वो नहीं मानते, कंसेंसस नहीं होता तो ये नहीं किया जा सकेगा। विदाउट कंसेंसस ये बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शन को लीड कर रही है बात, और देखना ये है कि किस तरह से इसको मजीद लेकर आगे चला जाता है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।